स्वागत है आपका द मौर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आइए, हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी, भूगोल की चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें हमने जाना था इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में पता कर लिया था, यहाँ की एरिया कितनी है, यहाँ के पॉपुलेशन कितने हैं, इन सारे बातों को चर्चा कर लिया था। इसके आधार पे रैंकिंग इंडिया को तय कर दिए थे हम लोग। आज की क्लासों में हमें चर्चा क्या करना है भाई? तो आज की क्लासों में हमें चर्चा करनी है भारत की लोकेशन के बारे में, इसकी विस्तार जानना है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, अंतिम बिंदु, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में कौन कौन से बिंदु है, इस पॉइंट को जानेंगे और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। तो इतने पॉइंट को कवर आज करना है। आइए पता करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था भूगोल, भूगोल जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफी कह रहे थे। इस भूगोल वाला टॉपिक को हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, और आइए आज पता करेंगे इस भूगोल के बारे में। तो आज के लिए हमारा पहला टॉपिक है भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में पता करेंगे। विस्तार, इसी को लिख लेंगे इंग्लिश में लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं भारत का कितना अवस्थिति है, उत्तर दिशा से कितना है, पूर्व वाला इलाका से कितना है, इन दोनों बातों की चर्चा करेंगे। मान लो कि यह इंडिया है, इस प्रकार का मैप। यह इलाका हो जाएगा पूरब का इलाका और यह इलाका हो जाएगा उत्तर का इलाका, यह पश्चिम का इलाका और यह दक्षिण का इलाका हो जाएगा साउथ का इलाका है। बात करेंगे भारत का, यहाँ पे देखते जाना हर एक पॉइंट। भारत जो है वह उत्तरी अक्षांश वह पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो पहला पॉइंट याद रखना कि भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित होगा। बात करेंगे भाई कि उत्तरी अक्षांशों में कितना डिग्री अक्षांश है। जैसे कि हमने कहा था कि हमारा ग्लोब होता है और इस ग्लोब पर यह अक्षांश रेखा ड्रॉ किया गया है। इंडिया का लोकेशन यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलता है और इस प्रकार से पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं को क्रिएट किया गया है। तो यदि अक्षांश से बात करेंगे तो यह पूरब, यह पश्चिम का इलाका, यह उत्तर और यह दक्षिण का इलाका। तो इस रेखा से बात करें तो भारत किस ओर में है, उत्तर में, तो नाम देंगे उत्तरी अक्षांश में है। और इस देशांतर वाली रेखा को लेकर बात करेंगे तो पता चलेगा कि किधर है भाई, पूरब में है, तो पूर्वी देशांतर का नाम दे देंगे। अब यही बात जानना है कि यहाँ पे क्या डिग्री रेखा को खींचा गया है और लास्ट में कितना है, देशांतर में यहाँ कितना से शुरू होकर लास्ट में कितना पर खत्म होता है, इसी बात को चर्चा करनी है। बात करें तो भारत का यहाँ पे देखो ध्यान से, इसे हटाते हैं। भारत का संपूर्ण विस्तार की यदि बात करेगा, संपूर्ण विस्तार, तो भारत का संपूर्ण विस्तार शुरू होता है 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला है। यहाँ साउथ वाला एरिया से देखेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पे फैला हुआ है भाई आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड नाम देंगे। यही अगर बात किया जाएगा कि यह संपूर्ण विस्तार है जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से मापा गया है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से मापा जाएगा। आप देख रहे होंगे, इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस प्रकार से दक्षिण भारत का मैप होता है, ये वाली एरिया दक्षिण भारत का कहलाता है। और इस दक्षिण भारत की एरिया में आपने देखा होगा कि यहाँ पे तो क्या है भाई, ये तो भारत की मुख्य भूमि है,
तो मुख्य भूमि का विस्तार हो जाएगा, ये वाली अलग से लाइन ड्रॉ किया जाएगा। जबकि इधर में बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप बना हुआ है इंडिया का, जिसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। इसे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का नाम देंगे। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का विस्तार जो है वो यहाँ से लाइन लिया गया है। देखो इस लाइन से यह ज्यादा दूर है, मतलब यहाँ से जब नापेंगे इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मापेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार, तो हो जाएगा संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार जो 6 डिग्री 4 मिनट से आ रहा है। मगर मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार के यदि पता करना होगा तो देखिए यहाँ पे मुख्य भूमि के यदि पता करेंगे, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार के पता करेंगे तो पता चलेगा कि भाई यह कितना परिष्ठित है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड में है। यह मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा भाई, ये देखो यह मुख्य भूमि मान लो और यहाँ पर जो विस्तार है कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। जबकि देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के यहाँ पे जो बिंदु है वह 97 डिग्री 25 मिनट है, 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, जबकि अक्षांशीय विस्तार संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से और मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला होगा। यहाँ पे बात करेंगे भाई अभी हम, तो यहाँ पर आपको अभी देखने को मिलेगा कि ये जो आपकी दक्षिण का इलाका है तो दक्षिण के इलाका में कोई एकदम अंतिम बिंदु होगा। ये जो देखो ध्यान से, ये जो पूरब से पश्चिम का इलाका दिख रहा है यह 2933 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई पता कर लेते हैं। यह इंडिया की टोटल चौड़ाई हो जाता है। और ये जो आपका इलाका है 3214 किलोमीटर का इलाका जो कि इसकी लंबाई को बताता है। तो भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण का इलाका जो है वो 3214 किलोमीटर का है और पूरब से लेकर के पश्चिम का इलाका जो है वो 2933 किलोमीटर का है। आइए इसको लिख लेते हैं। संपूर्ण देशांतरीय विस्तारों में हमने कितना कहा, संपूर्ण देशांतरीय विस्तार याद रखना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, पूर्वी देशांतर, इसको याद रखना है। अब हर एक बिंदु की बात करें, भारत की अंतिम बिंदुओं की बात करेंगे। ये तो हो गया हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आइए बात करते हैं इसी मैप में भारत की अंतिम बिंदुओं को। तो बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो इस हेडिंग को चेंज करके आप लिख लेना भारत का अंतिम बिंदु। ये पूरब का इलाका है 25 डिग्री है। यहाँ पे सबसे उत्तर में स्थित भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर का राज्य है, जम्मू कश्मीर। जबकि भारत का सबसे पूर्वी राज्यों में कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का नाम आता है। और सबसे दक्षिणी राज्यों में बात करें तो यहाँ पे राज्य का नाम आएगा बाबू तमिलनाडु, तमिलनाडु। और सबसे पश्चिमी राज्यों में आता है गुजरात का नाम, गुजरात का नाम आएगा। अब बात करते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदुओं में याद रखना है भाई, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित होगा, इसे कहा जाता है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे बात करेंगे ये जो इंदिरा कॉल है भाई, यहाँ पे कॉल का मतलब क्या होगा, तो कॉल का मतलब ऐसे दर्रा होता है। याद रखना कि कॉल का मतलब दर्रा से मापते हैं।
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रिया कोल किस राज्य में देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर राज्य में देखने का, मगर यह जम्मू कश्मीर अब एक प्रकार का यूटी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जबकि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसको नाम देते हैं किबिथु, किबिथु के नाम से जानेंगे, या इसी ओलांगू के नाम से जाना जाता है। वालांगू पॉइंट है जो कहाँ देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, वो भी मुख्य भूमि का, जो कि तमिलनाडु में होगा। ये कौन सा हो गया? भूमि ऊपर स्थित बिंदु हो जाएगा, जिसे केप कोमरिन कहा जाता है। केप कोमरिन हिंदी में भी वही लिखेंगे, केप कोमरिन। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि मुख्य भूमि में देखने को मिलेगा, मगर वही भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसको नाम देते हैं बाबू इंद्रिया पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, और इसी को कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट भी इसी को ही कह दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है खींचा गया है उस भूमध्य रेखा से 800 इंद्रिया पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। 2004 में एक सुनामी आया था, और 2004 में आए सुनामी से क्या हुआ भाई? यह इंद्रिया पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट विलुप्त हो गया है, जलमग्न हो गया है, या कह सकते हो कि जलमग्न हो गया है। अब यह दिखाई नहीं पड़ता है, ये बात को भी याद रखना है। कब से? 2004 वाली सुनामी से नहीं दिखाई पड़ता है। यह जो इंद्रिया पॉइंट है भाई, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जबकि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जबकि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, जिसका नाम देंगे केप कोमरिन नाम देते हैं। ये बात को भी याद रखना है। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु वाला इलाका में मिलेगा। बात कर ले भारत की सबसे पूर्वी पश्चिमी बिंदु की, ये जो आपकी वेस्ट का इलाका है, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में मिलेगा, जिसका नाम देंगे हम गुहार मोती। गुहार मोती का नाम देंगे, गुहार मोती हो जाएगा, या इसी को कह दिया जाता है गौरमोता। गौरमोता बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको याद रखनी है। तो ये थी भारत का अंतिम बिंदु। भारत का अंतिम बिंदु पूरा में कौन सा बिंदु है? पश्चिम में कौन है? पूर्वी बिंदु। और ये पश्चिमी बिंदु की बात कर लिए। 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जबकि लंबाई 3214 किलोमीटर का है। तो इतना बात इंडिया के बारे में याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? बिल्कुल सागर जी। चलिए आइए आगे की ओर चलते हैं और आगे पता करेंगे भाई। यहाँ पे इसके बाद हमें जानकारी लेना है क्या भाई? इसके बाद भारत का पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी लेना है। कौन कौन सी भारत का पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत के साथ साझा करेगा? जलीय कितना किलोमीटर का है, स्थलीय कितना किलोमीटर का है, दोनों बात की चर्चा करनी है। आइए अगला हेडिंग होगा भारत का स्थलीय व जलीय सीमा व तटीय सीमा रेखा। तो भारत के जलीय और स्थलीय सीमा रेखा की मिलाकर के कुल जो लंबाई होता है वह कुल लंबाई 22,716.6 किलोमीटर का है। भारत का संपूर्ण
तटीय सीमा की लंबाई स्थलीय सीमा की लंबाई को जोड़कर के कुल लंबाई निकाला जाए तो आते हैं 22,716.6 किलोमीटर का सीमा। और एक जो सीमा है भाई यह दो भागों में है, 1,200 किलोमीटर का है जो कि 15 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है, 2 यूटी है इसका, कुल मिलाकर 17 राज्यों में फैला हुआ है। इतनी बातों को यहाँ पे बता देना है। इसी 15 राज्यों में सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा की बात कर लेंगे जो कि देखने को मिल जाएगा पश्चिम बंगाल का सीमा। पश्चिम बंगाल का सीमा रेखा सबसे लंबा सीमा रेखा है, ये पॉइंट को याद रखनी है। स्थलीय व जलीय सीमा रेखा में अभी तक हमने क्या समझा भाई कि स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर को देखने को मिलता है, जो 15 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है, जिसमें सबसे लंबी सीमा रेखा पश्चिम बंगाल के देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल के देखने को मिल जाएगा। आगे की ओर बात करें तो कुल भारत का तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर का है, जो कि भाई दो तरीके से फैला है। एक मुख्य भूमि का तटीय सीमा देखने को मिलेगा, भूमि का तटीय सीमा, और एक द्वीपों का तटीय सीमा। मतलब भारत का मुख्य इलाका जो है, ए वाली केवल इलाका जो भारत का है ये मुख्य भूमि का है। तो ए वाली जो मुख्य भूमि का इलाका भाई, तो यहाँ से जब हम गुजरात वाला इलाका से नापेंगे तो ये जो हमारा सीमा दिखाई पड़ेगा, ये पूरी की पूरी सीमा जो दिखाई पड़ेगा यह तटीय है। इधर में देखने को मिलेगा अरब सागर और इधर में बंगाल की खाड़ी। जैसे नदियों में किनारा तो समुद्रों में तट आता है, तो उसी को नाम देंगे। जो समुद्र के किनारे होगा वह तटीय सीमा कहलाएगा। तो समुद्र के किनारे वाला तटीय सीमा की जब हम विस्तार को नापते हैं तो पता चलता है कि कुल विस्तार जो इसका है भाई वह 6100 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर की है? 6100 किलोमीटर का है। जबकि यहीं पर देखने को मिलेगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, और इधर में लक्षद्वीप की आकृति दिखाई पड़ता है। तो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप अन्य छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर के जो द्वीपों की कुल सीमा की लंबाई है वह 1416.6 किलोमीटर का दिखाई पड़ता है। इस बात को भी याद रखना है। तो यहाँ पर यदि इन दोनों को जोड़ा जाए 6100 किलोमीटर और 1416.6 किलोमीटर, तो कुल तटीय सीमा निकल के आ जाएगा 7516.6 किलोमीटर का निकल के आ जाएगा। आइए बात करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ये जो तटीय सीमा है भाई मुख्य भूमि का, यह कुल मिलाकर के 9 राज्यों में फैला है। 9 राज्यों में देखने को मिलेगा, जिसमें से आइए कौन कौन राज्य है हर एक राज्य की जानकारी लेते हैं। ये आपका मैप हो जाएगा इंडिया का, दक्षिण भारत का मैप। यहाँ पे देखने को मिलेगा, पहला यहाँ पे आएंगे तो एक तट सीमा वाला राज्य मिलेगा गुजरात देखने को मिलेगा। गुजरात के नीचे आएंगे तो एक और राज्य मिलेगा, महाराष्ट्र का इलाका मिलेगा। महाराष्ट्र के आगे जाएंगे तो यहाँ पे छोटा सा राज्य गोवा देखने को मिलेगा। गोवा के नीचे जाएंगे एक कर्नाटक देखने को मिलेगा, और कर्नाटक के नीचे जाएंगे तो एक राज्य देखने को मिलेगा केरल। जबकि इस इलाका में जाएंगे तो इस इलाका में पहला राज्य मिलेगा तमिलनाडु देखने को मिलेगा। हल्का सा ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, और ऊपर जाएंगे तो देखने को मिलेगा उड़ीसा का इलाका, और यहाँ पे देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल का इलाका। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाई कि मुख्य भूमि के तटीय सीमा में हमने कहा कि भारत का 100 किलोमीटर का तटीय सीमा है जो 9 राज्यों में है। कौन कौन से 9 राज्य हैं? पहला गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का इलाका देखने को मिलेगा। जेकरा में ये जो गुजरात राज्य है भाई सर्वाधिक लंबी सीमा राज्य जो देखने को मिलेगा वह गुजरात का देखने को मिल जाएगा।
सबसे ज्यादा लंबा तटीय सीमा में कौन सी राज्य की तटीय सीमा है? गुजरात का। जबकि सबसे कम सीमा रेखा, सबसे कम लंबी है तो कौन है भाई? तो सबसे कम है गोवा राज्य का, मात्र 107 किलोमीटर का दूरी साझा करता है गोवा राज्य। तो इस बात को भी याद रखनी है। इसके बाद ये तो राज्यों का हो गया जो कि मुख्य भूमि का सीमा रेखा था, 6100 किलोमीटर में बता देनी है। यहाँ पे हमने कहा भाई कि भारत का द्वीपों का तटीय सीमा की लंबाई 1416.6 किलोमीटर का है, जो कौन कौन द्वीप समूहों में फैला है? तो एक वो यहाँ पे देखने को मिल गया था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह देखने को मिल गया था, इसको नाम देते हैं अंडमान व निकोबार में फैला होगा, ए वाली की बात कर रहे हैं। और एक लक्षद्वीपों में फैला होगा। ये सबको मिलाकर के हम बात करेंगे लक्षद्वीप। जबकि यह जो द्वीपों का तटीय सीमा है 1416.6 किलोमीटर, एकरों में अंडमान निकोबार का सर्वाधिक लंबी है, अंडमान निकोबार सर्वाधिक लंबी है। जबकि ये जो लक्षद्वीप है भाई, ये इसके बाद आपका यहाँ पे लक्षद्वीप नहीं, यहाँ पे एक देखने को मिलेगा दादर वह नगर हवेली तथा दमन वह दीव देखने को मिलेगा। तो ये जो द्वीपों में सबसे कम है भाई वो किसका है? तो द्वीपों में सबसे कम तटीय सीमा है दमन व दीव का, मात्र 42 किलोमीटर का सीमा रेखा देखने को मिलेगा। इस बात को भी याद रखना है। यहाँ पे एक एक बात को हम रिवीजन कर देते हैं आपको। मुख्य भूमि में सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसका है? आंसर लगाएंगे गुजरात का है ना? किसका है? गुजरात का। सबसे कम मुख्य भूमि में तटीय सीमा लंबाई केकर है? गोवा का है, मात्र 107 किलोमीटर का। और द्वीपों में सबसे ज्यादा लंबी तटीय रेखा केकर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे लंबी है। जबकि द्वीपों में सबसे कम लंबी सीमा रेखा केकर है? आंसर लगाएंगे दमन व दीव का है, जो कि मात्र 42 किलोमीटर के दायरा में फैला हुआ है। इतनी बात को यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद तटीय सीमा की कुल विस्तार भारत के कितने राज्यों में था? तो हमने कहा कि 9 राज्यों में है, जो कि 6100 किलोमीटर में फैला होगा। कौन कौन से 6100 किलोमीटर है भाई? गुजरात का इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, गोवा का इलाका जो सबसे कम दूरी तय करेगा, मात्र 107 किलोमीटर का। फिर नीचे कर्नाटक का, केरल, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का एरिया तटीय सीमा समुद्री एरिया से लगा हुआ है। इतनी बातों को याद रखनी है। तो भारत का स्थलीय व जलीय सीमा रेखा, भारत के स्थलीय और जलीय सीमा रेखा को मिलाकर के कुल लंबाई 22,716.6 किलोमीटर में आती है। ये बात को भी जानकारी रखना है यहाँ पे। आइए आगे की ओर चलते हैं। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की चर्चा कर लेते हैं। चलिए अगला हेडिंग होगा हमारा भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं में देखो 2 प्रक्रिया से पढ़ना है। कुछ ऐसे भी भारत के पड़ोसी देश हैं जो केवल स्थल मार्ग से साझा करते हैं, पर कुछ ऐसे भी भारत का पड़ोसी देश हैं जो जलीय मार्ग से साझा करेंगे। तो दोनों को देखेंगे हम, स्थलीय मार्ग और जलीय मार्ग दोनों को चर्चा करना है। तो आइए चर्चा करते हैं। पहले बार हम देखेंगे स्थलीय मार्ग से लगे हुए भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, स्थलीय सीमा, और दूसरे में देखने वाले हैं भारत का जलीय सीमा। जलीय सीमा, स्थलीय सीमा का विस्तार भारत के कुल मिलाकर 7 देशों से होगा, जबकि जलीय सीमा भारत कुल मिलाकर 5 देशों से लगाएगा। तो स्थलीय सीमा से लगे भारत के कुल पड़ोसी देश 7 और जलीय सीमा से लगे भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 5।
साथ में कौन कौन है भाई, आइए पता करते हैं। पहला देश देखने को मिल जाएगा बांग्लादेश, जो भारत के साथ 4096.6 किलोमीटर का सीमा रेखा साझा करेगा। इसकी सीमा रेखा सर्वाधिक लंबी होगा, सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा है। जबकि दूसरा में है भाई आपका चीन, ये भी स्थल मार्ग से साझा करेगा, जो 3488 किलोमीटर का सीमा रेखा साझा करेगा। इसके बाद आ जाएगा आपका पाकिस्तान, जो कि 3323 किलोमीटर का सीमा रेखा साझा करता है। इसके बाद देखने को मिल जाएगा आपका म्यांमार। म्यांमार यहाँ पे 1751 किलोमीटर का सीमा रेखा साझा करेगा, सॉरी नहीं, नेपाल पहले आ जाएगा 1751 में। इसके बाद आपकी आ जाएगा म्यांमार, जो कि 1643 किलोमीटर का सीमा रेखा साझा करेगा। और इसके बाद आपका आ जाएगा भूटान, भूटान जो कि आपका हो जाएगा 699 किलोमीटर का सीमा रेखा साझा करेगा। और लास्ट में एक आ जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो कि मात्र 106 किलोमीटर का सीमा रेखा साझा करेगा, जो सबसे कम स्थलीय सीमा होगा, सबसे कम। मतलब ये जो भी मैंने लिखा सारा का सारा सीरीज वाइज में लिखा हूं, एकदम घटते क्रम में लिखा गया है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश का 4096.6 किलोमीटर का, फिर चीन का 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ भारत से इलाका को साझा करता है, बॉर्डर को साझा करता है। इसके बाद हर एक देश को हमें पढ़ना है कि भारत और बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी साझेदारी चलती है, कौन कौन सी विवाद कार्यरत है, कौन सा रेखा खींचा गया है, हर एक बात की चर्चा। भारत और चीन के साथ भारत के कितने भारतीय राज्य जो चीन से साझा करेंगे, क्या क्या विवादें हैं, इन दोनों बातों की चर्चा करेंगे। हर एक देश के बारे में वही सेम पॉइंटों को चर्चा करना है। आइए पहले समझ लेते हैं भारत की जलीय सीमा कितने देशों से लगा है। हमने कहा कि 5 देशों से लगा है। कौन कौन से 5 देश होंगे भाई? पहला देश आपको देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जलीय व स्थलीय दोनों से साझा करेगा। यहाँ पे देखिए स्थलीय भी है और यहाँ पे जलीय सीमा से भी साझा कर रहा है। इसके बाद आ जाएगा म्यांमार, इसके बाद है आपका मालदीव, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद आखिरी में देखने को मिलेगा आपको श्रीलंका। तो ये 5 ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ जलीय सीमा को साझा कर रहे हैं। इसी में पाकिस्तान की बात करेंगे भाई, तो ये जो पाकिस्तान है इससे जलीय क्षेत्रों में 24 डिग्री चैनल अलग करेगा, जो कि गुजरात राज्य से लगा है। म्यांमार के बीच यह कोको चैनल से अलग होगा। भारत और म्यांमार के बीच कोको चैनल है, जबकि भारत और मालदीव के साथ 8 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। वहीं पे भारत और इंडोनेशिया के बीच ग्रैंड चैनल में पाकिस्तान है, म्यांमार है। म्यांमार भारत से कोको चैनल से अलग होगा। मालदीव यह 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। इंडोनेशिया यह ग्रैंड चैनल से अलग होगा। श्रीलंका यह मन्नार की खाड़ी से अलग होगा। यह ग्रैंड चैनल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर देखने को मिलता है। ये बात को भी याद रखनी है आपको। ये थी कुछ जलीय और स्थलीय सीमा की बातें। आइए एक एक देशों को पढ़ लेते हैं। पहले भारत और बांग्लादेश को कि क्या क्या इनके बीच विवादें हैं, कौन कौन सी भारतीय राज्य आपका बांग्लादेश से साझा करते हैं, हर एक डिटेल को जानेंगे यहाँ पे हम। चलिए
आइए पता करते हैं। पहला आपका हेडिंग होगा भारत और अफगानिस्तान, भारत और बांग्लादेश को पढ़ना है हमें पहली बार। भारत और बांग्लादेश से पहला पॉइंट क्या भाई? तो पहला पॉइंट, भारत और बांग्लादेश के बीच कुल सीमा रेखा कितना है? तो पहले कहना है कि 40,096.6 किलोमीटर का सीमा रेखा है, जो कि कई राज्यों में फैला होगा, 5 भारतीय राज्यों में फैला होगा। कौन कौन सी 5 राज्य होंगे भाई? पहला राज्य होगा पश्चिम बंगाल का राज्य, इसके बाद देखने को मिल जाएगा त्रिपुरा में, त्रिपुरा के बाद देखने को मिल जाएगा मिजोरम, और इसके बाद हो जाएगा एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय, और एक और राज्य जिसका नाम है असम। तो इतने राज्य देखने को मिल जाएंगे इसके साथ, बांग्लादेश के साथ। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इन 5 के अलावा जो भी राज्य होगा उसको टिक आउट कर देना। नहीं करता है तो पहला पश्चिम बंगाल करेगा, त्रिपुरा करेगा, मिजोरम करेगा, मेघालय भी करेगा, असम भी करेगा। यहाँ पे देखो इस प्रकार के पूर्वोत्तर भारत का जो नक्शा बनता है आपका, ए वाली मैप, ये वाली जो आप मैप बनाते हो, और यहाँ पे है बांग्लादेश, यहाँ से एक राज्य गुजरेगा जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, ये साझा कर लेगा पहली बार पश्चिम बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा कर लेगा साझा, मिजोरम कर लेगा साझा, यहाँ पे मेघालय कर लेगा, यहाँ से ये वाले एरिया में असम का एरिया कर लेगा, असम वाला एरिया कर लेगा, और इसके बाद है भाई एक आपका यहाँ पे है मेघालय। 5 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 दिखने को मिल जाएगा, 3 सारे राज्य हो गए। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा है तो वो है आपका पश्चिम बंगाल का, सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा पश्चिम बंगाल की है। जबकि भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश में क्या याद रखना है, तो एक पॉइंट को याद रखना है, यहाँ पे कई बार एग्जामों में आ चुका है। यह त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश प्लस में त्रिपुरा, त्रिपुरा के मध्य कौन सा रेखा खींचा गया है, तो आंसर करना है 0 रेड लाइन खींचा गया है। कौन सा लाइन खींचा गया है? 0 लाइन को खींचा गया है। ये बात को भी याद रखना है कि भारत और के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच कौन सा सीमा रेखा है, 0 डिग्री लाइन खींचा गया है। जबकि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा कौन साझा करेगा? पश्चिम बंगाल करेगा। इसके बाद बात करते हैं भाई कि ये जो बांग्लादेश है इसके साथ विवाद क्या क्या चल रहा है इंडिया का। ऐसे तो विवाद वर्तमान में कुछ भी नहीं है, पर प्रारंभिक में बहुत सारे विवादें थे, उन्हीं को चर्चा करेंगे। पहला विवाद देखने को मिल जाएगा सुंदरवन डेल्टा का विवाद। सुंदरवन डेल्टा का विवाद देखने को मिलेगा। तो ये जो सुंदरवन डेल्टा का विवाद देखने को मिलेगा भाई, आइए यहाँ पे चर्चा करें कि ये जो सुंदरवन डेल्टा है इसका यह पश्चिम बंगाल के एरिया में स्थित होगा। यह पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, जो कि इसका निर्माण है सुंदरवन डेल्टा का, वह भारत में तो भारत में गंगा प्लस में ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से होता है। जैसे ही गंगा का धारा और ब्रह्मपुत्र के धारा आपस में मिलते हैं तो एक धारा बनता है जिसको नाम देते हैं मेघना धारा। और मेघना धारा जहाँ पे गिरती है वहाँ पे निर्माण, एक गिरता है कहाँ भाई, तो एक गिरेगा बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में ही बनेगा क्या भाई, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होगा। आइए यहाँ पे बात जाने, जब यही गंगा नदी चला जाएगा बांग्लादेश में बहते बहते तो वहाँ पे इसको नाम दिया जाएगा पद्मा नदी। और जब यही ब्रह्मपुत्र नदी बहकर चली जाएगी बांग्लादेश में तो इसको नाम दे दिया जाएगा जमुना नदी। जमुना नदी, फिर ये दोनों मिलेगा, फिर वही धारा मेघना धारा कहलाती है।
और फिर जाकर कहाँ गिर जाएगा, बंगाल की खाड़ी में, और बनेगा वो कहलाएगी सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का जो नाम पड़ा भाई, ये सुंदरवन विशेष रूप से इसलिए नाम पड़ा कि इस डेल्टाई क्षेत्र में एक पौधा पाया जाता है जिसको नाम है सुंदरी पादप। सुंदरी पादप के कारण इसका नाम हो गया, इस डेल्टा का नाम दिया जाता है सुंदरवन का डेल्टा। ऐसे बात करें कि यह विवाद है तो किस कारण से विवाद है, आइए समझते हैं। यह सुंदरवन का डेल्टा जो भाई एक प्रकार की मैग्रो वनस्पतियों वाला क्षेत्र है। मैग्रो वन व डेल्टाई क्षेत्र है, और डेल्टाई क्षेत्रों में क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वनस्पतियाँ पाया जाएगा तो वो कौन सी वनस्पतियाँ होगा, तो मैग्रो वनस्पति होगा। और मैग्रो वनस्पति भारत के 60% अकेला उत्पादन करेगा। अकेला उत्पादन सुंदरवन का डेल्टा करता है। ये भी बात को याद रखना है कि भारत के मैग्रो वनस्पति का कितना परसेंट हिस्सा सुंदरवन डेल्टा कवर करता है, 60% हिस्सा अकेले उत्पादन करेगा यह। जबकि बात करें कि यह जो सुंदरवन का डेल्टा है भाई, वह बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में पड़ता है देखने को, और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिला में देखने को पड़ेगा। तो यह मैग्रो वनस्पति को लेकर के यहाँ पे काफ़ी सारे विवादें चलती है, काफ़ी उपजाऊ दृष्टि से देखा जाता है यह भूमि। जबकि वर्तमान में भारत ने इस सुंदरवन डेल्टा को राम शरण भूमि घोषित कर दिया है। राम शरण भूमि घोषित कर दिया, जो कि यह भारत का 27वीं राम शरण भूमि है। 27वीं राम शरण भूमि है, राम शरण भूमि। तथा यही सुंदरवन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा राम शरण साइट के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा राम शरण भूमि है, सबसे बड़ा राम शरण भूमि है, ये भी याद रखना है। भारत में वर्तमान में राम शरण भूमियों की संख्या जो है भाई वह 28 है, जबकि 27वें नंबर का सबसे बड़ा राम शरण साइट है जो कि है सुंदरवन का डेल्टा। इतने पॉइंटों को यहाँ से याद रखने की। दूसरा विवाद देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, तिपाई मुख बांध का विवाद, तीस्ता नदी का विवाद। आइए एक एक और देखते हैं। अगला विवाद आपका है यहाँ पे भाई तीस्ता नदी का विवाद। दूसरा नंबर का विवाद हो जाएगा तीस्ता नदी का विवाद। तीस्ता नदी पर क्या किया गया भाई, सुनिएगा ध्यान से। 1993 में भारत और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट में ऐसा कहा गया कि इस नदी के जल का 39% भाग भारत प्रयोग करेगा, जबकि 36% हिस्सा बांग्लादेश करेगा। बाकी का 25% पानी नदी में ही रह जाएगी। मतलब सुनो ध्यान से, क्या हुआ कि इस तीस्ता नदी जो है भाई, ये भारत जो कि निकलता है सिक्किम के चेमू ग्लेशियर से। ये कहाँ से निकल कर आती है, तो इसका उद्गम होगा सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में यह निकलेगा। सिक्किम राज्य के कहाँ से निकलेगा भाई, तो यह चेमू ग्लेशियर से निकल कर आता है। जब यह चेमू ग्लेशियर से निकल के आएगा तो भारत ने इस पर बांध बनाएगा। जब बांध बनाएगा तो क्या होगा भाई, बांग्लादेश में जल की कमी होगा, विद्युत उत्पादन की कमी देखने को मिलेगा। तो बांग्लादेश वाले ने इंडिया पर क्या किया भाई, इस बात का जिक्र किया कि आपने तो यहाँ पे बांध बना के रोक लिया, हम क्या करें, हमारे यहाँ पानी की कमी है। तो 1993 में एग्रीमेंट करेगा इंडिया, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। और ऐसा कहेगा कि 39% हम यूज कर रहे हैं और बाकी का 36। अगर सभी पानी यूज ही कर लिया जाएगा तो नदी का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो कहा गया कि भाई 25% पानी को नदी में ही छोड़ दिया जाओ। तो बोला गया कि ठीक है। बाद में पता चला कि यह जो तीस्ता नदी है भाई, इसका मुहाना कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसका मुहाना देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलेगा। तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी यहाँ से बन जाएगा।
अब इस प्रकार से अगर ऐसा पूछा जाए कि तीस्ता नदी का विवाद किस किस देशों के बीच है, आंसर लगानिए भारत और बांग्लादेश के बीच था। किस किस देशों के बाद एग्रीमेंट किया गया है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच एग्रीमेंट किया गया है। आइए अगला विवाद की जानकारी हासिल करते हैं। अगला विवाद है आपका यहाँ पे फरक्का बैराज। एक विवाद, तीसरा विवाद देखने को मिलेगा फरक्का बैराज। और फरक्का बैराज में बात करेंगे भाई, तो फरक्का बैराज में क्या याद रखना है कि यह फरक्का बैराज 1972 की बात है कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर जो आपकी पश्चिम बंगाल पे कलकत्ता बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन कहा गया है, इस कलकत्ता बंदरगाह पे गर्मियों के मौसम में क्या हो गया भाई, पानी की कमी देखने को मिलता है। तो जहाज पूरी किनारे तक नहीं जा पाएगा। जब नहीं जा पाएगा तो माल को कुछ दूर से उठाना होगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा कष्ट होता था यात्रियों को। तो क्या किया गया, 1972 में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर बांध बना दिया गया। बांध बन जाएगा। जब बांध बनेगा भाई इस फरक्का बैराज हुगली नदी पर, तो हुगली नदी की पानी गंगा में जाएगा, गंगा से जाएगी बांग्लादेश में। तो फिर वहाँ जल की कमी देखने को क्या करने जाने लगा भाई, पानी को कलकत्ता बंदरगाह पे पहुँचाने जाने लगा। जैसे ही कलकत्ता बंदरगाह पे पानी जाएगा तो यहाँ पे बांध बन जाने के कारण गर्मियों के मौसम में भी पानी भरपूर मात्रा में यहाँ पे देखने को मिल रहा था। बात करें भाई कि ये जो कलकत्ता बंदरगाह है, इस कलकत्ता बंदरगाह को कहा जाता है पूर्व का लंदन। तो यदि आपसे कह दिया जाए कि पूर्व का लंदन किससे कहा जाता है, बांग्लादेश, तो ये तीसरे नंबर का विवाद है। चौथे नंबर का विवाद देखने को मिलेगा जो सबसे बड़ा विवाद होगा, जिसका नाम देंगे 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद। 3 बीघा कॉरिडोर को समझने के लिए कुछ कहा गए थे जो कि बांग्लादेश में छोटे मोटे रह गए, और कुछ बांग्लादेश के छोटे छोटे इलाका भारत के पश्चिम बंगाल वाला इलाका में देखने को मिल गया। जैसे बात करें तो बांग्लादेश का बेरूबाड़ी का जो इलाका पड़ता है वह पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिला में है, जो कि यहाँ का दोहोग्राम और गंगपोत उस इलाका में पड़ता है। वहाँ की यात्रियों को, जैसे भारत का कुछ हिस्सा वहाँ पे है, तो वहाँ पे आने जाने में गवर्नमेंट को काफ़ी खर्च होता था, यात्रियों की काफ़ी तंगहाली हुआ करता था। कुछ दिन के लिए बांग्लादेश दरवाज़ा खोलते थे, जिससे पूरे 24 घंटा में 6 घंटे ही दरवाज़ा खुलता था, बाकी वो लॉक रखते थे। इन सारे क्रियाओं को ख़त्म करने के लिए सबसे पहली बार 1971 में भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे इंदिरा गांधी, और वहाँ के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा शेख मुजीबुर रहमान थे। इनके समय में पहली बार 3 बीघा कॉरिडोर का चर्चा किया जाएगा, मगर इन्होंने उस समय यह बात को तय किया था कि बांग्लादेश का बेरूबाड़ी का इलाका वह इंडिया को दे दिया जाएगा, और पश्चिम बंगाल के जो कुछ इलाके होंगे भारत में, इंडिया में, वह बांग्लादेश को दे दिया जाएगा। मगर यह पूरी तरीक़ा से सफल नहीं हो पाया। फिर 1900 बात आता है अगला 1992 की। 1992 में एक और एग्रीमेंट होगा। बार बार इस बात को लेकर के बांग्लादेश इंडिया को खपा रहा था कि भाई अभी तक आपका एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ, पूरा करिए। 1992 में जब फिर से होगा सम्मेलन, तो उस सम्मेलन में भी यह क्लियर नहीं होगा। अंतिम रूप से बात करें भाई, तो अंतिम रूप से 11 मई 2014 को भारत का प्रधानमंत्री 11 मई 2014
एक 11 मई 2014 11 में भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस समय बांग्लादेश का पीएम जो था वो था शेख हसीना है। तो भारत का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और शेख हसीना के बीच 2011 में इन भूमियों को आदान प्रदान किया जाएगा जो कि 99 वर्ष तक। और इस प्रकार से 11 मई 2011 को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा सम्मेलन में 2011 में भूमि का आदान प्रदान कर दिया जाता है जो 99 वर्षों के लिए दिया जाएगा। इसमें भारत की ओर से 111 को छोटे छोटे भूमि बांग्लादेश को दिया गया है, बांग्लादेश को दिया जाएगा, जबकि बांग्लादेश की ओर से 51 को छोटे छोटे भूमि इंडिया को दिया गया है। हालांकि कि इस सम्मेलन में इंडिया का लॉस हुआ है, काफी ज्यादा घटा हुआ है, मगर कोई चारा भी नहीं था। इसके अलावा जितने वहां पर आबादी नहीं थी उससे ज्यादा गवर्नमेंट को आने जाने में खर्चा हो जाया करता था। तो ये थी 3 बीघा कॉरिडोर और यह पूरी दुनिया में भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती का सबसे बड़ा मिसाइल भी माना जाता है। दोस्ती का सबसे बड़ा मिसाइल है। सबसे बड़ा सबूत किन किन देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा 3 बीघा कॉरिडोर। एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछता है कि 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किन 2 देशों के मध्य था, तो आंसर करना है भारत और बांग्लादेश के मध्य था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी के टॉपिक में हम भारत और बांग्लादेश को कवर किए। अगले क्लासों में भारत और चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार को पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक। ओके कर दें।